रात के 9 बज रहे थे। मेरी सास नंद आरती को देख रही थी और आरती उनकी आंखों में देख करके थर थर काँप रही थी। उसके साथ चिल्लाकर बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ही घर में ऐसा कुछ करने की? 4 दिन भी नहीं हुए मेरे घर में आए हुए तुम्हें और खुद को मालकिन समझने लगी हो क्या? आने दो मेरे बेटे को। तुम्हारे हाथ पैर तोड़ने के लिए नहीं कहा तो मेरा नाम भी श्यामा नहीं। आज ऐसा क्या हुआ था पता नहीं। श्यामा जितनी निर्दय थी उतनी निर्दय अपने बेटे को भी कर दिया था। हर एक नई दुल्हन अपने पति के घर आने के लिए राह देखती है, पर आरती वह तो उसके पति की राह भी कभी नहीं देखती थी, क्योंकि वह अपने पति से बहुत डरती थी। मन ही मन में भगवान का जाप कर रही थी कि उसका पति आज घर पर आए ही ना। पर जब तक उसका पति घर पर ना आए तब तक उसकी सास उसे खाना खाने नहीं देती थी। उसकी निर्दयी सास ने रसोई घर को ताला लगा कर रखा था। ऐसा क्या हुआ था कि श्यामा आरती को इतना दुख दे रही थी? और आरती का पति मतलब आदित्य का ऐसा स्वभाव क्यों था कि नई दुल्हन होकर भी वह अपने पति की रानी नहीं थी? आरती की शादी आदित्य से 5 महीने पहले हुई थी। आरती के माँ बाप नहीं थे। 12वीं की पढ़ाई होती ही उसके चाचा चाची ने उसकी शादी करवा दी थी। आरती की जिम्मेदारी से उसके चाचा चाची मुक्त हो गए थे। उसकी चाची ने उसकी शादी के बाद के त्यौहार भी नहीं मनाए। उसे 4 दिन के लिए मायके में त्यौहार मनाने के लिए भी नहीं बुलाया। उसकी शादी करके जिम्मेदारी से मुक्त हो गए। बस आरती के ससुराल में उसकी सास सामापति आदित्य नंदिनी, इसकी सगाई हो चुकी थी और जल्दी शादी होने वाली थी। छोटा सा परिवार था। सुखी और शांतिपूर्ण का सपना लेकर आरती इस घर में आई थी। पर सपना तो सपना ही होता है, हर सपना सच होना मुमकिन नहीं होता है। उसका सपना तो सपना ही रह गया। आरती की उम्र 18 साल की थी और आदित्य 30 साल का था। दोनों के बीच में 12 साल का अंतर था। श्यामा ने आरती के लिए 10 नियम बनाए थे। सुबह 4 बजे उठकर पूरे घर की साफ सफाई करना, बाद में नहाकर भगवान की पूजा करने के बाद में रसोई में जाना, हमेशा सर पर पल्लू रखना, सबसे पहले खाना मत खाना, मतलब सबके खाना खाने के बाद ही आरती खाना खा सकती थी। ऐसे और भी कितने नियम थे जो आरती के लिए बनाए गए थे। आरती को यह नियम पालन करना ही पड़ते थे, पर अभी उसकी उम्र ही क्या थी। उसके हाथ से अगर भूल हो जाती तो उसका पति या उसकी सास या फिर उसकी नंद उसे सजा दे ही देते थे। उसे मारने की भी कोई कमी नहीं रखते थे। उसकी 5 साल बड़ी नंदिनी उस पर हाथ उठाने के लिए ज़रा भी नहीं सोचती थी। शादी को 10-12 दिन हुए थे। हर रोज़ आदित्य 8 बजे तक आ जाता था, पर उस दिन 10 बज गए थे तब भी आदित्य आया नहीं था। आरती को बहुत ज़ोर से भूख लगी थी। उसने खुद के लिए थाली लगाई और रसोई में खाने के लिए बैठी। अभी पहला ही निवाला मुँह में डाल रही थी कि तभी उसकी सास ने देख लिया और उस पर उसकी सास बहुत चिल्लाई। वह आरती को सहन नहीं हुआ। तभी आरती बोली, वह अभी तक नहीं आए हैं, मुझे बहुत भूख लगी थी इसलिए खाने के लिए बैठी थी। सास कुछ बोलने वाली ही थी तभी नंदिनी आगे आई और आरती को चाटा मार दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ के साथ जबान लड़ाने की? तुम्हारे घर में तुम्हें खाना नहीं मिलता था क्या? मेरा भाई तुम्हारा पति है, उनकी राह नहीं देख सकती हो क्या? अरे औरतें अपने पति के लिए क्या कुछ नहीं करती है। उतने में सास बोली, रहने दो नंदिनी, क्यों इसको संस्कार सिखा रही हो? माँ बाप तो रहे नहीं और चाचा चाची ने ऐसी लड़की हमारे पल्ले बांध दी है। रहने दे, तू चल बाहर, में ही रसोई में ताला लगा देती हूँ। और उसे रसोई से बाहर निकाल कर ताला लगा दिया। आरती आंखों में आंसू लेकर बस देखते ही रह गई। 11:30 बज गए। आदित्य घर पर आ गया। तभी श्यामा नंदिनी ने मिर्च मसाला लगाकर आरती के खिलाफ आदित्य को भड़का दिया। वह तो माँ का भक्त इतना था कि इतना सुनते ही उसने गुस्से में आकर आरती को थप्पड़ मारा। उस दिन खाना भी नहीं मिला। अभी आज की बात ले लो। आरती रसोई घर में खाना बनाकर श्यामा और नंदिनी को खाना दे रही थी। दोनों हाल में टीवी देखते देखते खाना खा रही थी और इधर आरती भी गरम गरम रोटी उनको परोस रही थी। आज सुबह आरती को सिर्फ एक ही रोटी उसकी सास ने खाने को दी थी। आरती को बहुत जोर से भूख लग रही, पर आदित्य तो 10 बजे के पहले आने वाला नहीं था। पर आरती से भूख सहन नहीं हो पा रही थी। सास और नंदिनी के खाना खाने के पहले रसोई घर को ताला लगाने से पहले आरती ने जल्दी से रोटी अपने पल्लू में बांध कर रख ली। माँ बेटी का खाना होने के बाद उन्होंने आरती को बाहर निकालकर उसके रसोई घर पर ताला लगा दिया और दोनों अपने रूम में आराम करने के लिए चली गई। आरती ने पल्लू में बंधी हुई रोटी निकाली और रोटी वैसे ही बिना सब्जी के खाने लगी। रोटी खाते खाते उसकी आंखों में आंसू बह रहे थे। उसका स्वाभिमान इस बात के लिए रजामंदी नहीं दे रहा था, लेकिन क्या करे, यह भी उसे समझ नहीं आ रहा था। ठीक उसी समय श्यामा कोई काम के लिए उधर आई और उसने आरती को रोटी खाते हुए देख लिया। बस फिर क्या था, तमाशा चालू हो गया और उसी वजह से आरती भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि आदित्य घर पर आ ही नहीं, क्या पता आज वह क्या करेंगे। शादी के बाद उनके ही सामने खाना खाया था, तब भी थप्पड़ मारा था, पर आज तो रोटी चुरा कर खा रही थी। थोड़ी देर बाद आदित्य घर पर आया तो आरती का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। डर के मारे पसीने से भीग गई। कुछ ही मिनट बाद अचानक से आदित्य की जोर से आवाज़ आई, आरती जल्दी बाहर आओ। आरती लड़खड़ाते हुए बाहर आई। देखा तो सास भी शेर की तरह उसकी तरफ देखकर बढ़ रही थी। नंदिनी भी मन ही मन में मुस्कुरा कर देख रही थी। आदित्य उसकी आंखें खून से जैसे गुस्से से लाल हो गई थी। जैसे ही आरती आदित्य के सामने आई, उसने उसके बालों को पकड़ लिया और जोर से धकेल दिया। आरती बहुत जोर से चिल्लाई। आदित्य ने कहा, तेरी इतनी हिम्मत हुई कि
तू अपने ही घर में चोरी करती है, रुक तुझे मैं अभी दिखाता हूँ। बोलते बोलते आदित्य ने अपने कमर का बेल्ट निकाल लिया और आरती को मारने लगा। आरती जोर जोर से रोते हुए दर्द से चिल्लाते हुए उससे माफ़ी मांग रही थी, पर उसके पति को और घर में रहने वाली दोनों औरतों को उस पर दया नहीं आई। आरती से सहन नहीं हो पा रहा था, तभी उसने आदित्य को धक्का दे दिया और घर के बाहर भागने लगी। तभी अरे पकड़ो उसे, बाहर कहाँ चली गई, श्यामा आदित्य से बोली। तभी आदित्य बोला, जाने दो माँ, भाग कर कहाँ जाएगी, कहाँ उसे पालने के लिए उसके मायके वाले हैं जो उसे संभाल लेंगे, आएगी वापस घूम फिर करके यहीं पर, जाने दो उसे, पहले मुझे खाना परोसो, मुझे बहुत भूख लगी है। आदित्य का सुनकर श्यामा ने आदित्य को खाना दिया और आज भी सभी खाने के लिए बैठे, पर आरती को याद किसी ने नहीं किया। बाद में थोड़ी देर बाद आरती घर में आई। उसे देखकर तीनों राक्षस जैसे हंसते हंसते उसके सामने खड़े हुए। आ गई क्या वापस महारानी, क्या हुआ, मायके वालों ने घर से निकाल दिया क्या? घर में नहीं लिया, श्यामा ने टोन मारा। तभी आदित्य ने बोला, जब तक तुम मेरे पैरों पर अपनी नाक नहीं रगड़ती तब तक मैं तुम्हें घर के अंदर आने नहीं दूंगा। मुझे धक्का देकर चली गई थी ना। तभी नंदनी बोली, हाँ भैया, इतनी जल्दी से माफ़ मत करना, अब अगर इसे माफ़ किया ना तो कल ये सर पर चढ़कर नाचने लगेगी, ऐसी लड़कियों का क्या भरोसा। तभी आवाज़ आई, अरे भरोसा तो अभी हमें तुम पर भी नहीं रहा, जो अपनी भाभी का सम्मान नहीं कर सकती, लड़की हमारे घर का क्या मान बढ़ाएगी। अचानक आरती की पीठ के पीछे से नंदनी की होने वाले ससुर की आवाज़ आई और वह अंदर आए। उन्हें देखते ही तीनों के चेहरों का रंग उड़ गया। अरे समधी जी, आप कब आए? श्यामा साड़ी ठीक करके माथे पर पल्लू लेकर बोलने लगी। वो बोले, उस वक्त आया जिस वक्त आपकी बहू रास्ते से डरकर इधर उधर से भाग रही थी। वो तो अच्छा हुआ अभी तुम्हारी असली चेहरा हमें दिख गया। मैं आया नहीं होता तो हमारे घर की बर्बादी तो हो गई होती। अगर ऐसी बहू हमारे घर में आई होती तो नंदनी के होने वाले ससुर की तरफ हाथ दिखाकर बोले, नहीं नहीं, आपको कोई गलतफहमी हो गई है पापा, आप अंदर तो आइए, मैं आपको सब कुछ समझाती हूँ। नंदनी ऐसे बोली तो ससुर बोलने लगे, कौन से पापा, किसके पापा, माफ़ करो, हमें अब आपके साथ कोई भी रिश्ता नहीं है करना। जो आपको समझाना है ना वह बाहर खड़ी हुई पुलिस को बताना। अचानक पीठ के पीछे से पुलिस अंदर आई। पुलिस को देखकर उन तीनों की बोलती बंद हो गई। क्या बोले कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी श्यामा नरम आवाज़ में आरती से बोली, अरे बहू, छोटी सी बात पर कोई पुलिस को बुलाता है क्या? छोटी सी गलतफहमी हो गई है ना, और ऐसी छोटी बड़ी परीक्षा हर एक औरत को तो शादी के पहले देनी ही पड़ती है, और यह तो तुम्हारी ससुराल है ना, ससुराल वालों का मान रखना तो तुम्हारा कर्तव्य है बेटा। माफ़ कीजिए सासू माँ जी, मुझे ऐसी परीक्षा देने का कोई शौक नहीं है। आरती बोली, मैंने शादी थप्पड़ खाने के लिए नहीं की थी, और यह ऐसा ससुराल जहाँ मुझे रोटी भी चुरा कर खानी पड़ती है। आपने मुझे कमज़ोर समझा था क्या? मेरा मायका नहीं है मगर मैं कमज़ोर नहीं हूँ, और अब यही संस्कार अपने बच्चों को जेल में देना। अंत में पुलिस ने उन तीनों को पकड़कर जेल के अंदर डाल दिया। नंदनी की ससुराल वालों ने भी शादी तोड़ दी और आरती को एक स्वयंसेवक संस्था ने आगे जाने का मार्ग दिखाया। आरती संस्था के साथ में काम करके लोगों के घर में होने वाली घरेलू हिंसा के बारे में जागरूकता फैलाने लगी। उसने अभी सही मायने में जिंदगी की नई शुरुआत की थी। दोस्तों, कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आगे भी इसी तरह की कहानी सुनते रहिए। दीक्षा के ससुराल का महल उसके मायके के महल से बिल्कुल अलग था। दीक्षा के मायके में यहाँ जहाँ एक दूसरे को बराबर सम्मान देते थे, कोई किसी के लिए किसी भी तरह की गाली गलौज अपशब्द का प्रयोग नहीं करता था। लेकिन ससुराल में सब कुछ पूरी तरह से अलग था। यहाँ आकर के सभी पुरुष अधिकतर घर की महिलाओं से गाली देकर ही बात करते थे। दीक्षा को सबसे ज्यादा गुस्सा तब आता था जब उसके साथ मीना जी यानी कि उसकी सास भी उन्हीं का साथ देती थी और कहती थी, यह तो मर्दों की आदत होती है, इसको क्या दिल से लगाना। दीक्षा की नई नई शादी हुई थी तो वह कुछ कह नहीं पाती थी, लेकिन वह जैसे ही माँ बहन की गाली ससुर जेठ को देते हुए सुनती तो उसका खून खोल जाता था, लेकिन चुप कर जाती। एक दिन दीक्षा और उसकी जेठानी माला दोनों रसोई में घर में काम कर रही थी कि तभी माला के पति अभिषेक उसे माँ बहन की गाली देते हुए रसोई में आ गए और बोले, दिमाग कहाँ रहता है तेरा? क्या तेरे बाप ने चीनी फ्री की भेजी थी जो चाय इतनी मीठी बना दी? कहते हुए चाय माला के ऊपर फेंक दी। चाय का कप गिरकर टूट गया और दीक्षा देखती रह गई। सब मूक दर्शक बने देखते रह गए और अभिषेक वहाँ से चला गया। माला रोते चाय के कप के टूटे टुकड़े उठाने लगी तो दीक्षा ने कहा, भाभी आपने कुछ बोला क्यों नहीं? इस पर माला बोली, मैं क्या बोलूं, अब यही मेरी किस्मत है और मेरी ही गलती है। अगर चाय मीठी ना बनती तो यह ऐसा करते ही ना। उधर सासू माँ भी भड़कते हुए कह रही थी कि सुबह सुबह दिमाग खराब कर दिया मेरे बेटे का। दीक्षा सुनने थी, लेकिन सासू माँ की बात सुनकर उसने कहा, माँ जी आपको जेठ जी को समझाना चाहिए, पर आप तो भाभी को ही बोले जा रही है। इस पर सास बोली, हाँ तो सारा दोष इसका है, अभी साल भर छोड़ा था इसके मायके और भाई ने हाथ जोड़कर माफी मांगी तो वापस रख लिया बेटे ने मेरे कहने पर। यह सुनकर दीक्षा बोली, अच्छा जी, लेकिन अगर भाभी की जगह में रहती तो एक थप्पड़ रसीद कर देती। अगर कोई भी मुझे गाली देता तो सीधा मुंह तोड़ दूं मैं उसका। इतना कहकर दीक्षा कमरे में चली गई। यह बात मीना जी को इतनी नागवारा गुजरी कि उन्होंने दीक्षा के पति अभिषेक को इतनी बड़ा चढ़ाकर बताई कि रात में गुस्से में अभिषेक ने दीक्षा का हाथ खींचते हुए अपने कमरे से अपनी माँ के कमरे में लाकर कहा, माफी मांग मेरी माँ से। दीक्षा ने कहा, पहले तो मेरा हाथ छोड़ो, और किस बात की माफी, क्या किया है मैंने? और दीक्षा गुस्से में हाथ छुड़ाने लगी। यह देखकर अभिषेक बोला, अच्छा साली
गाली तेरी माँ ने जैसे ही गालियां दीक्षा को देनी शुरू की वैसे ही दीक्षा ने चटक चटक तो थप्पड़ गाल पर मारते हुए कहा, खबरदार जो मुझे माँ बहन की गालियां दी तो मुंह तोड़ दूंगी मैं तुम्हारा। पूरे घर में जैसे भूचाल सा आ गया, सबके चेहरे से हवाइयाँ उड़ गई। नई बहू ने मेरे बेटे को थप्पड़ मारा। मीना जी ने सबको बताते हुए कहा, लगाओ फोन इसके बाप को, उस लेकर जाए अपनी बेटी को, नहीं चाहिए हमको उनकी बेटी। 1 महीने में ही उसने अपने रंग दिखा दिए। दीक्षा के मम्मी पापा फटाफट से आनन फानन में भागकर दीक्षा के ससुराल पहुंचे। एक ही शहर में होने की वजह से वह लोग कुछ ही देर में पहुंच गए। दीक्षा के पापा सुनील शर्मा के पहुंचते ही दीक्षा के सास ससुर जेठ सबके सब शिकायत लेकर शुरू हो गए। मीना जी ने कहा, आपने अपनी बेटी को तमीज़ ही नहीं सिखाई, ले जाइए अपनी बेटी को यहाँ से, हमें ऐसी बहू नहीं चाहिए जो अपने पति को मारती हो। लेकिन बहन जी बात क्या हुई यह तो बताइए, दीक्षा बिना बात के तो मारेगी नहीं, इतना तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। सुनील जी हमसे क्या पूछ रहे हैं, अपनी बेटी लेकर जाइए और वहीं बैठाकर पूछते रहिए। तभी दीक्षा ने कहा, मैं बताती हूँ पापा, क्योंकि अभिषेक ने मुझे माँ बहन की गाली दी इसलिए मैंने थप्पड़ मारा। दीक्षा ने कहा। अपनी बेटी की बात सुनते ही अभिषेक के पास जाकर सुनील जी ने कहा, दामाद जी बताइए, और चेहरा देखकर कहा, सब तो ठीक है समधन जी, फ़ोन किया तो मैं डर ही गया था, कहीं आपके फेस का नक्शा तो बिगाड़ नहीं दिया। मेरी बेटी ने दरअसल क्या है ना, वह ब्लैक बेल्ट है और उसे कराते भी आते हैं। यह बात मैं आप लोगों को बताना तो भूल ही गया था, लेकिन बहुत अच्छा किया मेरी बेटी ने अभिषेक को थप्पड़ मारकर। मैं तो कहता हूँ कि इसको तो 2-4 और मारने चाहिए थे, क्योंकि आप तो पढ़े लिखे गवार निकले। इसको यह नहीं पता कि माँ बहनों को गाली नहीं देते, उन्हें सम्मान देते हैं। आप अपना लेक्चर देना बंद कीजिए, इसमें कौन सी बनाई बात है, और मर्दों की तो आदत होती है। इस पर सुनील जी बोले, मीना बहन जी, आप जैसी औरतें ही औरतों के नाम पर कलंक होती है। गाली देना, अपशब्द कहना महिलाओं को, यह सब मर्दों की निशानी नहीं। मर्द हूँ तो क्या मैं आपको गाली दूँ? मर्द बनाने के बजाय अपने बेटे को संस्कार देती, औरतों की इज्जत करना सिखाया होता तो अच्छा होता। आपके बेटे से कहिए कि माफ़ी मांगे मेरी बेटी से। तभी जेठ जी बोले, शादीशुदा बेटियां रखना आसान बात नहीं, जब समाज ताने देगा ना तब पता चलेगा। इस पर सुनील जी ने कहा, मैं खुद भी ऐसे घर में अपनी बेटी को नहीं रहने दूंगा जहाँ इतने गिरे हुए विचारों के लोग रहते हों। और माफ़ी कौन किससे माफ़ी मांगेगा यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। चलो बेटा यहाँ से। दीक्षा अपने मम्मी पापा के साथ चली गई। अगले दिन मीना जी की डोरबेल बजी। तभी दीक्षा ने दरवाज़ा खुला देखा तो दीक्षा के ससुराल वाले दरवाजे पर खड़े थे। दीक्षा देखकर आश्चर्य में हो गई कि कल तक जिनको अभिमान था आज यहाँ कैसे। तभी दीक्षा के पापा ने कहा, बेटा अंदर लेकर चलो, मेहमानों का स्वागत दरवाजे पर नहीं करते। तभी दीक्षा की सास मीना जी अंदर आई और कहने लगी, समधी जी हम बैठने के लिए नहीं बल्कि कहने आए हैं कि आप केस वापस ले लीजिए। अभिषेक को जेल में बंद कर आपका क्या फ़ायदा होगा? समधन जी, मैं वह पिता नहीं जो बेटी को दान देकर मजबूर हो जाए। मैंने अपनी बेटी ब्याही है, आपके यहाँ कोई सौदा नहीं किया था जो आप इसके साथ गाली गलौज और मारपीट करेंगे। मेरी बेटी मेरी कमजोरी नहीं, मेरी ताकत, मेरा मान सम्मान और अभिमान है, और अपने जीते जी मैं उसके सम्मान पर आँच नहीं आने दूंगा। अब तो आप देखते जाइए कि कैसे आप मेरी बेटी को उसका हक भी देगी और सम्मान भी। मैंने अपनी बेटी को सम्मान देना और लेना दोनों सिखाए हैं। आप लोगों की हिम्मत कैसे हुई उसके साथ ऐसा व्यवहार करने की? अभी तो सिर्फ अभिषेक जेल में है, आगे आप सब भी वहीं होंगे। नहीं नहीं सुनील जी, ऐसी बात मत कीजिए, गलती हो गई है, माफ़ कर दीजिए। दीक्षा की सास ने कहा, आप कहेंगे तो अब हम दीक्षा से भी माफ़ी मांग लेते हैं। समधी जी, संबंध तो जोड़ने के लिए बनाए जाते हैं, तो तोड़ने के लिए नहीं, मीना जी ने कहा। तभी सुनील जी ने कहा, तो हमने कौन सा संबंध तोड़ने की बात की? बात तो आपने शुरू की ना। हमने भी संबंध जोड़ने के लिए ही बेटी ब्याही थी, लेकिन आप तो कुछ और ही समझ बैठे। सुनील जी ने कहा, आखिर आप चाहते क्या है ये तो बताइए। हम तो दीक्षा को अपने साथ ले जाने के लिए आए थे। कल गर्मा गर्मी में बात बढ़ गई थी। दीक्षा के पापा बोल पड़े कि मैं अपनी बेटी सिर्फ एक शर्त पर भेजूंगा, जब आप लोग आगे से उसके साथ कोई भी बदतमीजी नहीं करेंगे और उसे बहू होने का सम्मान और अधिकार देंगे। दीक्षा की सास बोली, समधी जी हमें आपकी सारी शर्तें मंजूर हैं। मीना जी बोल पड़ी। आखिर में सुनील जी ने घरेलू हिंसा का केस वापस ले लिया और दीक्षा को उसके ससुराल जाने दिया, क्योंकि कोई पिता अपनी बेटी का घर नहीं तोड़ना चाहता है तो सिर्फ इतना ही कि उसकी बेटी को उसके ससुराल में भरपूर प्यार और सम्मान मिले। दोस्तों, माँ बहन की गालियाँ देना कोई मर्दानगी नहीं होती, ऐसा तो सीधा सीधा महिलाओं का अपमान होता है, जिसे कभी भी बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। इस कहानी के माध्यम से हम किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं चाहते थे। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि सबसे पहले अपडेट आपको मिले। धन्यवाद।